बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के हम लोगों की 5 दिन की जो जर्नी है देवता वास्तु की आज से शुरू हो रही है। जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूँ कि थोड़ा सा जो माइंडसेट है वो ओपन रख के बैठेंगे। नॉलेज हमारा एक्सपेंड होगा, उस पे हम फोकस करेंगे। देवता वास्तु जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन इन 5 दिनों में आपके साथ इतनी नॉलेज, मैक्सिमम नॉलेज शेयर कर दी जाएगी कि आप ये समझ सकते हैं कि देवता वास्तु क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी, कौन सा देवता मेरे घर में इम्बैलेंस है, और किस तरीके से उसकी क्या रेमेडी की जाए, कैसे देवता को आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनको मार्क किया जाए। ये सारी चीजें जो है आप एक 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 करके इस क्लास में सीखेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिलेगी ऐप पे, जैसे आप लोगों को ऐप पे रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ में जो है ये जो डॉक्यूमेंट मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी आप लोगों को वहां पे मिलेगा। लेकिन ये प्रेजेंटेशन है, तो क्लास में अगर आप अपने नोट्स बनाएंगे तो और अच्छे से जो है चीज़ों को लेके जा सकते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो सबसे पहली चीज जो है कि वास्तु पुरुष क्या होता है। वास्तु पुरुष मंडल आपने सुना होगा, जितने लोगों ने भी आ, वास्तु किया होगा उन्होंने वास्तु पुरुष मंडल सुना होगा। वास्तु की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। जैसे हम लोग जब शिव शक्ति कोर्स पढ़ते हैं तो उस 1 साल का कोर्स शिव शक्ति कोर्स, जिसमें 2 पार्ट में पूरा का पूरा कोर्स डिवाइड किया गया है। एक हमारी खुद की एनर्जी, एक हमारी सराउंडिंग की एनर्जी। तो जो सराउंडिंग की एनर्जी हमें फिक्स करना है वो हम लोग वास्तु से फिक्स करते हैं। वास्तु लेके आते हैं, फेंगशुई लेके आते हैं। वास्तु के फिर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट हैं। देवता वास्तु हो गया, एडवांस वास्तु हो गया, एनर्जी वास्तु हो गया। ये सारी चीजें एक 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 करके उन पैरामीटर्स पे फिर पूरा अपने घर को, अपने प्रीमाइसेस को, अपने फैक्ट्री को, अपने शॉप को एनालाइज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो वास्तु का प्रिंसिपल है उस पे क्या डेविएशन मेरे घर में, मेरे प्रीमाइसेस में, मेरे फैक्ट्री में, मेरे शॉप में आ रहा है। तो सबसे पहले समझेंगे कि वास्तु ही क्यों जरूरी है। उसके बाद समझेंगे कि देवता वास्तु क्यों जरूरी है। देवता वास्तु समझने के बाद एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करेंगे उसको समझेंगे। 45 देवता जो है हमारे घर पे, हमारे प्रीमाइसेस पे किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है वो समझा जाएगा। इसके बाद वो जो 45 देवता हैं वो उनकी अंडरस्टैंडिंग, कि हर एक देवता एक एनर्जी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और हमारे जीवन के एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को गवर्न करता है। तो कोई एक देवता है तो वो क्या है, उसका क्या एनर्जी फील्ड है, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हैं। और बिकॉज अगर वो बैलेंस है तो हमारे जीवन में क्या पॉजिटिविटी आ रही है, अगर वो इम्बैलेंस है तो हमारे जीवन में क्या नेगेटिविटी आ रही है। तो जो ये हम 45 देवता पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले, इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एनालिसिस होती है। तो सबसे पहले इनिशियल जो है 5 देवता सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही 5 देवता मैक्सिमम जो 70-80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं 5 देवता से हम एनालाइज करके फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम 8 देवता। ये जो 5 देवता हैं उनकी एनर्जी फील्ड को और एक्सपेंड करने के लिए, उनके जो भी एट्रीब्यूट है उनको सपोर्ट करने के लिए फिर ये 8 देवता होते हैं। और इस 8 देवता के बाद फिर 32 देवता, जैसे हमने पढ़ा होगा 32 इंट्रेंसेस हमारे होते हैं। हर इंट्रेंस को एक देवता जो है गवर्न करता है। तो ये आउटर पेरिफेरी पे 32 देवता हमारे घर पे स्टैब्लिश होते हैं। तो ये जो 32 देवता हैं ये माइनर प्रॉब्लम्स जीवन में, एक स्पेसिफिक कोई बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है, उन चीजों को ये गवर्न करते हैं। तो फिर इस तरीके से एनालिसिस करते हुए, जैसे हमने 5 देवता एनालाइज किया तो कुछ भी नहीं समझ में आया, लगा कि नहीं सारी चीजें सही चल रही हैं। फिर ये नेक्स्ट 8 पे गए, वहां भी लग रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। तो फिर और नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर इन 32 देवता को इस तरीके से ही हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। एट्रीब्यूट्स बताऊंगा मैं आपको कैसे होते हैं, क्या होते हैं, और कैसे उसको अपने जीवन से कोरिलेट करना है।
ये करने के बाद जब हम ये 45 देवताओं को समझ जाएंगे तो उनको एनालाइज कैसे करना, मान लीजिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, अब हम लोग मूव कर रहे हैं सॉल्यूशन की तरफ, वर्किंग की तरफ। तो उनको पहले एनालाइज कैसे करना है, फिर उनको घर में मार्क कैसे करना है, और फिर उन पे रेमेडी कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है। तो अगर आप इंडेक्स देखेंगे, हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है, क्लास छोटा हो बड़ा हो, मैं आपको हमेशा बता कहता हूं कि एनर्जी एक्सचेंज जो भी होता है वो बहुत ही सेकेंडरी है। प्राइमरी ये होता है कि जब क्लास शुरू हो गई तो आप किस एनर्जी एक्सचेंज से आए मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप 1 लाख दे के आए, चाहे आप 1 रुपए दे के आए, एग्जैक्ट सेम तरीके से ही मैं जो है क्लासेस मतलब गवर्न करता हूँ, लेता हूँ। क्योंकि एक बार जब हम क्लास में बैठ गए तो फिर पैसे की बात खत्म हो गई, फिर गुरु और क्या कहते हैं टीचर एंड स्टूडेंट का जो है वो एक फैक्टर आ जाता है। तो ये भी जो क्लास डिजाइन की गई है 5 दिन की, 5 दिन में आप एक तरह से एक कंक्लूड करने वाला नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज लेके जाएंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन के पोर्शन में देखते हैं सबसे पहले, तो वास्तु पुरुष क्या है। जो अगर हम लोगों ने अभी तक देखा है, सबको पता होगा ये कहानी, वैसे भी बहुत फेमस है। देखिए, जो हमारा वैदिक विजडम है, जैसे मैं पिछले लगभग 12-13 साल से 14 साल से इस फील्ड में एक्टिव हूँ, और आई थिंक 5-6 साल से ज़्यादा एक्टिव हूँ। उसके पहले इट वाज मोर लाइक कि अपने लिए पढ़ाई किया, अपने फैमिली के लिए इधर उधर इस तरीके से। बट कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग इस वैदिक विजडम को लेके बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कितने अमेजिंग थे हमारे वैदिक शेयर्स, जो हमारे ज्ञानी पुरुष जो पहले हुए, जो गुरु हुए, उन लोगों ने जो जितने भी ये ग्रंथ लिखे, जितनी चीजें लिखी, कितने अमेजिंग थे, कितना उनको नॉलेज था एक एक चीज को जो है। और सिर्फ साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं, उन्होंने उन चीजों को लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके, कहानियों के माध्यम से वो आगे बढ़ सके, तो उनको कहानियों में भी पिरोया गया ताकि वो जीवन में एक जीवन का हिस्सा बन सके। तो जैसे वास्तु पुरुष की कहानी अगर आप देखेंगे तो उसमें यही है कि मत्स्य पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि देवताओं और दानवों में जो है बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था। देवताओं की तरफ से भगवान शिव लड़ रहे थे, और दानवों की तरफ से अंधकासुर जो था वो फाइट कर रहा था। इस फाइट के ड्यूरेशन में भगवान शिव के शरीर से कुछ पसीने की बूंदें जो है गिरी, और उससे जो है एक विशाल काय आकृति जो है वो पैदा हो गई। और वो क्या करने लगी, वो सारी चीजें जो भी उसके उसमें आ रहा था वो उसको खाने लगा। देवताओं को लगा कि ये तो कोई देव का जो है कोई वो है, अ, देव के साइड से ये लड़ रहे हैं। और जो देव थे उनको लगा कि कोई नया जो है दानव आ गया है, और इसकी वजह से वो सारी चीजें खा रहा है। अब ये जो सिचुएशन थी वो बड़ी ही डिफिकल्ट हो गई। वो सारी जो क्रिएशन है, सृष्टि है, उसको वो नष्ट करने लगा। तो सारे लोग, देव और दानव दोनों जो है वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने जो है फिर आ, इन वास्तु पुरुष को अपने मनसपुत्र की संज्ञा दी, और जितने भी देव और दानव थे उनको बोला कि तुम जो है इसके ऊपर जाके बैठो। और उस तरीके से फिर 45 देवता, मतलब 45 देवता और दानव, हम देखेंगे आगे, वो उस वास्तु पुरुष के ऊपर बैठ गए, और ब्रह्मा जी जो है उसके नाभि पे बैठ गए। लेकिन फिर जो है वास्तु पुरुष ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ हूं, और मेरी इसमें क्या गलती है कि मैं अगर चीजों को खा रहा हूं तो मेरी भूख इतनी ज्यादा है कि मैं चाह के भी जो है उसको नहीं रोक पा रहा हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें मैं अपने मनसपुत्र की संज्ञा, मतलब मन से उत्पन्न हुआ, तुम्हें मैं अपने मनसपुत्र की संज्ञा देता हूं। और आज के बाद जब भी कोई अपना गृह निर्माण करेगा या किसी भी तरीके का निर्माण करेगा, उसे आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, आपको खुश रखना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट हैं तो उस घर में धन धान्य आएगा, अगर आप असंतुष्ट हैं तो फिर उस घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, गरीबी आएगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कत आएगी। अब देखिए, इसमें ना 2-3 चीजें, जो ये सृष्टि बनी ना, ठीक है, इस सृष्टि का क्रिएशन जो है
इस सृष्टि का क्रिएशन जो है शिव और शक्ति, जब कभी अगर आज मुझे समय मिला तो आज ही मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि कैसे ये सृष्टि बनी। तो शिव और शक्ति जो है इनके वजह से ये पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है। शिव और शक्ति जब पैदा हुए, जब शिव और शक्ति आए, तो क्रिएशन को करने के लिए उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी, वो है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को हम कहते हैं ना कि वो सृष्टि को क्रिएट करने का जो काम है वो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी एक तरह से सिर्फ एक एनर्जी है, या आप कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे टीवी आप देख लीजिए, तो टीवी क्या है? अगर टीवी में अगर इलेक्ट्रिसिटी ना जाए, अगर रिमोट ना यूज किया जाए, तो टीवी किसी काम का नहीं है, आपका टीवी आइडियल ही पड़ा रहेगा। ऐसे ही ब्रह्मा जी जो है उनके अंदर क्रिएट करने की क्वालिटी है। ठीक है, जैसे टीवी के अंदर इंटरटेनमेंट दिखाने की क्वालिटी है लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे ही ब्रह्मा जी के अंदर क्रिएट करने की क्वालिटी है, लेकिन वो क्वालिटी विजिबल कैसे होगी? तो वो शिव और शक्ति के माध्यम से। वही वो ऊर्जा है, वही वो एलिमेंट है, वही वो आप कह सकते हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा क्रिएशन होता है। लेकिन वो क्रिएशन किसके माध्यम से करते हैं? तो ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं। अब देखिए, इसीलिए वास्तु पुरुष जो है शिव जी के ही पसीने की बूंद से, देखिए अगर कहानी भी जो बनाई गई वो कहानी भी ऐसी बनाई गई कि जो क्रिएशन सृष्टि का हुआ उसके साथ वो सिंक में होना चाहिए। वास्तु पुरुष शिव जी के ही पसीने की बूंद से क्यों पैदा हुए? क्योंकि शिव जी ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है। ब्रह्मा जी ने ही वास्तु पुरुष को अपने मनुष्य पुत्र की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि को, ब्रह्मा जी का मेजर रोल है इस सृष्टि के बनाने में। तो जब हम अपने घर को बनाते हैं, छोटा सा एक प्लॉट ले लिया, तो वो प्लॉट भी अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स बन जाता है। और उस यूनिवर्स को कौन रूल कर रहा है? तो शिव शक्ति रूल कर रहे हैं। उस यूनिवर्स में क्रिएशन की कैपेबिलिटी कौन लेके आ रहा है? तो ब्रह्मा जी लेके आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने हमें एक टूल दिया कि नाउ क्रिएशन तो मुझसे हो रहा है, लेकिन उस पे किस तरीके का आप क्रिएशन करोगे, वो वास्तु पुरुष का जो प्रिंसिपल है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका क्रिएशन अच्छा होगा। अगर वास्तु पुरुष के प्रिंसिपल को आप नहीं फॉलो करोगे, तो मैं ब्रह्मा भी उस क्रिएशन को, उस एक्सट्रीम क्रिएशन को नहीं क्रिएट कर सकता जब तक इस वास्तु पुरुष के प्रिंसिपल को आप फॉलो नहीं करेंगे। जब तक मेरा मनसपुत्र खुश नहीं होगा, तब तक वो क्रिएशन जो है वो एक्सट्रीम क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहानी भी है, बट एट द सेम टाइम हमें, जब हम को रिलेट कर रहे हैं ना कि अपने पौराणिक कथाओं से, तो हमें उन चीजों को भी समझना है कि शिव जी का क्या महत्व है, ब्रह्मा जी का क्या महत्व है, वास्तु पुरुष, इनका को रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, एक बार चैट बॉक्स में सब लोग फीडबैक देंगे कि समझ में आया, बिगर पिक्चर समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसको हम लोग भी और एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, सेंस बन रहा है ना? यस सर, यस 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 यस। जितना भी वास्तु आपने अब तक पढ़ा है, जो भी पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए, अभी किनारे रख दीजिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इन चीजों को एक्सेप्ट करिए। जो आपको आता है वो तो ऑलरेडी आपको आता ही है ना? उसमें तो कोई वो नहीं है। इन चीजों को एक्सेप्ट करिए, फिर एक फाइनल आपका अपना नॉलेज बन जाएगा। तो देखिए कैसा है ना कि वास्तु पुरुष ही क्यों हमने अपने घर पे स्टैब्लिश किया, इसको अभी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे वास्तु पुरुष को ही हम अगर स्टैब्लिश करेंगे, जैसे अगर हमें अपने आप को, जैसे मैंने कहा ना कि दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक अपनी एनर्जी, एक अपने घर की एनर्जी। ठीक, तो जब हम अपनी बात करते हैं, तो हमारी भी एक एनर्जी बॉडी है। जैसे स्वर विज्ञान के माध्यम से हम लोगों ने उसको और बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। चक्रास हो गए, नाड़ी हो गए, है ना, इन सारी चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं स्वर विज्ञान के माध्यम से। और जैसे जैसे हम
अपनी एनर्जी बॉडी को, जैसे अगर हमारे पास कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो एनर्जी बॉडी की वजह से भी हो सकती है। तो अपने एनर्जी बॉडी को समझने के लिए हमने क्या किया, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियों को समझा, है ना। जब हम स्वर विज्ञान की बात करते हैं, उन इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीन नाड़ियों से जो है 7 हमारे चक्रास जो हैं वो बनते हैं। हमारा जो नाभि है वहां से 72,000 नाड़ियां जो हैं और निकलती हैं, जो पूरे शरीर में फैलती हैं और जो पूरे शरीर को एनर्जेटिकली गवर्न करती हैं। तो ऐसे ही जो है वास्तु पुरुष जब हमने अपने प्लॉट पे, अपने घर पे स्टैब्लिश किया, तो अब क्या हुआ, उन वास्तु पुरुष का भी इड़ा होगा, पिंगला होगा, सुषुम्ना होगा, ठीक। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर है वही हमारे शरीर के बाहर भी है, ठीक है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इस कैसे हम अपने जो शरीर में देख रहे हैं, कैसे हम उसको अपने बाहर भी देखना शुरू करें, इसलिए वास्तु पुरुष की, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इसलिए वास्तु पुरुष की कल्पना हुई। और देखिए कैसा है वास्तु पुरुष, पेट के बल जो है प्लॉट पे, मतलब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट में उनका सर होता है, साउथ वेस्ट में जो है उनका पैर होता है। इस तरीके से जो है वो पेट के बल लेटे, क्यों नहीं, वो सीधा क्यों नहीं लेट गए, राइट। सीधा भी तो लेट सकते थे, उल्टा ही क्यों लिटाया गया उन्हें। तो ये एक छोटी छोटी बहुत ही बारीक बारीक चीजें हैं। तो जैसे हमारे शरीर में राइट हैंड साइड जो है हमारा, वो पिंगला नाड़ी को डिनोट करता है। पिंगला मतलब क्या कहते हैं, सन की एनर्जी। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे शरीर में ईड़ा नाड़ी को डिनोट करता है। और सुषुम्ना जो है वो सेंटर को डिनोट करता है, सेंटर से भी एक नाड़ी जाती है, उसको हम लोग सुषुम्ना कहते हैं। तो जब वास्तु पुरुष इस तरीके से लेटते हैं, तो देखिए एक तरह से कैसा हो गया कि यहां से आप देख सकते हैं ये तीन नाड़ियां जो हैं, ठीक है। और ये भी इस तरीके से, इनके भी इस तरीके से जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट चक्रास के फॉर्मेशन यहां भी हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे, इस तरीके से जो है चक्रास के फॉर्मेशन हो रहे हैं। टोटल 7 चक्रास बनने चाहिए। अब कहने का मतलब ये है कि जो उसका राइट हैंड साइड है वास्तु पुरुष का, वो पिंगला हो गया, ठीक। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इड़ा हो गया, और जो सेंटर वाली नाड़ी है वो सुषुम्ना हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि जो पिंगला है वो क्या करता है, सन की एनर्जी को डिनोट करता है। देखिए सन की एनर्जी को डिनोट करता है, इसीलिए जो ये वाला एरिया है, साउथ ईस्ट जो ये वाला एरिया है, इस एरिया को हम लोग हॉट कंसीडर करते हैं, ठीक है। जो ईड़ा नाड़ी है, लेफ्ट हैंड मून एनर्जी, इसीलिए इस एरिया को हम लोग कोल्ड कंसीडर करते हैं। तो इसीलिए वास्तु पुरुष को जो है हमें उल्टा हमने जो है प्लॉट पे लिटाया, ताकि उस प्लॉट को हम समझ पाए, उस प्रीमाइसेस को हम समझ पाए कि कहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी मतलब क्या, रिजल्टेंट फोर्स करके एक कंसेप्ट, ठीक है। आपने आज के पहले रिजल्टेंट फोर्स के बारे में नहीं सुना होगा, अगर आपने वास्तु कहीं पढ़ा होगा तब भी नहीं सुना होगा, समझने की कोशिश करिएगा। रिजल्टेंट फोर्स का जो एक कंसेप्ट है, ये है कि नॉर्थ ईस्ट से ऊर्जा जो है वो साउथ वेस्ट में आती है। कहाँ से होते हुए, यहाँ पे आपके ब्रह्मा बैठे हुए हैं, तो नॉर्थ ईस्ट से जो ऊर्जा है, यहाँ पे ब्रह्मा बैठे हुए हैं, सॉरी। तो ये जो ब्रह्मा बैठे हैं जहाँ पे आपकी नाभि है, इस नाभि से, तो नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, यहाँ से जो है एक ऊर्जा आती है। थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से बात करते हैं।
यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, एक आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका ब्रह्मा हो गया, ब्रह्म स्थान हो गया। यहां से ऊर्जा आती है और यहां से होते हुए जो है वो साउथ वेस्ट जाती है, और फिर यही ऊर्जा रिटर्न होके, देखिए यहां से जब ऊर्जा आती है ब्रह्मा से, ये पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, पूरे घर में, ठीक। और फिर यही ऊर्जा रिटर्न होके पूरे घर की ऊर्जा को सपोर्ट करती है, और साथ में फिर नॉर्थ ईस्ट पे वापस एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है क्रिएट होता है। वास्तु का जो सबसे बड़ा और सबसे सिंपल प्रिंसिपल यही है कि मेरे घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज मूव करनी चाहिए। अगर मेरे घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो मेरे घर का वास्तु अच्छा है। अगर मेरे घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रही है तो फिर मेरे घर का वास्तु नहीं अच्छा है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवन में आपके जो भी होगा ना, आपके माध्यम से ही होगा, ये समझिएगा। ऐसा नहीं है कि घर के माध्यम से होगा। घर की एनर्जी या तो आपको सपोर्ट करेगी, या तो घर की एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो जब आप चीजें बैलेंस करते हैं, जैसे हमने अगर इड़ा और पिंगला को अगर बैलेंस किया, तो ऊर्जा जो है वो सुषुम्ना से फ्लो करनी शुरू हो जाती है। जब वो ऊर्जा ऐसे फ्लो करेगी तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट यहां से होते हुए और साउथ वेस्ट से फिर ये पूरे घर में एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है ब्रह्म स्थान से। इस तरीके से घर में एक क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट होता है, और यहां से ये जो साउथ वेस्ट है, जो मूलाधार चक्रा है, इस ये मूलाधार चक्रा की जो ऊर्जा है वो हमारे मूलाधार चक्रा से होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट पे जाती है, हमारे आ, क्या कहते हैं, आज्ञा चक्रा पे जाती है, ठीक। तो हमारे शरीर में भी फिर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट, हमारे शरीर की भी जो ऊर्जा है वो अपवर्ड मूव करनी चाहिए। तो ये घर जब क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट करना शुरू करता है तो वो ऊर्जा हमारे मूलाधार से होते हुए हमारे आज्ञा चक्रा पे जाती है, तो हमारी एनर्जी भी फिर क्लॉकवाइज होनी शुरू होती है। हमारा ऑरा बढ़ता है और जीवन में फिर चमत्कार होते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपका साउथ वेस्ट ओपन हो गया, ठीक, या नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, या साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या होता है उस केस में? फिर क्या होगा कि जो ये ऊर्जा है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट सही है, तो जो ये ऊर्जा यहां से आ रही है वो साउथ वेस्ट में आई और वहीं से बाहर निकल गई, ठीक, नहीं फैली। या फिर आपका ब्रह्म स्थान कहीं गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है ब्रह्म स्थान में, तो ये ऊर्जा यहाँ पे आई और यहीं पे आके रुक गई, ना तो घर में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ना साउथ वेस्ट में जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अब क्या हुआ, इस घर की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। जब घर की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी तो अब जो घर पहले आपको सपोर्ट कर रहा था, अब वो घर क्या करेगा, अब वो घर आपसे एनर्जी की डिमांड करेगा। पहले एनर्जी लेवल पे वो घर आपको एनर्जी दे रहा था, अब ऊर्जा अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो अब वो एनर्जी लेवल पे आपसे एनर्जी की डिमांड करता है। तो अब क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा ऊपर फ्लो करनी चाहिए वो नीचे फ्लो करनी शुरू कर गई, और अब जब आप उस घर में रहते हैं तो आप इरिटेटेड रहेंगे, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपके जीवन में बीमारियां आएंगी, ये सारी चीजें, आपके रिलेशनशिप खराब होंगे क्योंकि आप इरिटेटेड रह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर घर का जो वास्तु है वो आपको परेशान करता है। समझ में आया वास्तु पुरुष क्यों इस तरीके से लेटे हुए हैं और क्या उनका पर्पस है? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में याद रखिएगा, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट वास्तु के, एक रिजल्टेंट फोर्स और एक घर का एंट्रेंस। अगर आपके घर का एंट्रेंस अच्छी डायरेक्शन में आता है, ठीक है, और अगर आपके घर का रिजल्टेंट फोर्स फिक्स है, घर के 90% वास्तु दोष फिर खत्म हो गए। सिर्फ ये दो चीजें फिक्स करके ही, और ये एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं, इसमें कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये सबको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग वो करेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया।
आप समझते हैं कि वास्तु ऐसे तो क्या है कि जब मैंने वास्तु पुरुष एक्सप्लेन किया तभी जो है आ, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि वास्तु क्यों जरूरी है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हमें सपोर्ट कर रहा है, अगर एनर्जी लेवल पे वो क्लॉकवाइज नहीं मूव कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं हमसे एनर्जी ले रहा है, तो वो सोर्स की जगह पे सिंक बन गया, अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट इससे भी आगे बढ़ते हैं तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, ये जो एक कंसेप्ट है कि जब हमारे वैदिक शीयर्स ने इन चीजों को फाइंड आउट करना शुरू किया, और देखिए ये जितनी भी चीजें बनी है ना, उनको क्या जरूरत थी इनकी, वो उन्होंने इसीलिए बनाई है कि उनकी ऊर्जा अपवर्ड फ्लो करे, ताकि मनुष्य जन्म का जो सबसे बड़ा गोल क्या है, मोक्ष प्राप्त करना। हमारे सनातन धर्म में स्वर्ग नर्क और बाकी की चीजें नहीं होती हैं। यहाँ पे मृत्यु होने पे लोग, हमें ये लगता है कि हमें मोक्ष मिल सकता है, हम इस धरती पे जो आए हैं कहीं ना कहीं हम परेशान हैं, प्रॉब्लम है, धरती पे आए हैं तो कष्ट रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कर्मा बैलेंस करने आए हैं, तो मोक्ष की डायरेक्शन में हम बढ़ गए, मोक्ष हमें मिला, इसी की बात होती है। तो जब वैदिक शीयर्स इन चीजों को समझ रहे थे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी जितनी भी चीजें ये बनी है ना, ये उसी लिए बनी है कि ताकि वो प्रॉपर तरीके से मेडिटेट करके मोक्ष की तरफ जा सके, उसका और कोई पर्पज नहीं है। तो जब उन्होंने अपने शरीर को एनालाइज किया तो उन्हें वे 7 चक्रास दिखे, 72,000 नाड़ियां, कुछ कुछ किताबों में तो 3 लाख 3.5 लाख नाड़ियों का भी जिक्र है। अब सोचिए अगर उन्होंने 3.5 लाख नाड़ियां अगर फाइंड आउट की तो किस तरीके से फाइंड आउट की होंगी, कितना अमेजिंग मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। तो यहां से जो है आप देख सकते हैं कि यहां से शुरू हुआ, सबसे पहले मूलाधार है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर मणिपुर है, फिर अनाहत चक्र है, फिर आपका थ्रोट चक्र आता है, इस तरीके से, और फाइनली आज्ञा चक्र, और उसके ऊपर सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे ही वो क्या करते हैं, फिर 5 एलिमेंट से गवर्न होते हैं। ये जो चक्रास हैं हमारे, ये 5 एलिमेंट से गवर्न होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो मूलाधार है वो अर्थ, उसके बाद फिर वाटर, फिर फायर, मणिपुर जो है फायर, उसके बाद फिर जो हमारा हार्ट चक्र है फिर वो एयर, उसके बाद ये जो है वो ईथर, और उसके ऊपर जो है वो बियॉन्ड है, उसको फिर हम लोग पंच तत्वों से वो नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे आउटसाइड में भी, कि सबसे पहले वाटर बॉडीज है, फिर वहां से गर्मी आई तो आकाश बना, और इस तरीके से पूरा का पूरा, या आकाश से आप कह सकते हैं कि बारिश हुई तो बारिश हुई तो वाटर बना, और उस तरीके से एक एक करके सारी चीजों का फॉर्मेशन हुआ। तो अगर हमारे घर के अंदर, अब जैसे घर में भी हम क्या करते हैं, पंच तत्वों को स्टैब्लिश कर लेते हैं, जैसे नॉर्थन डायरेक्शन जो है वाटर हो गया, ईस्टर्न जो है वो एयर हो गया, साउदर्न डायरेक्शन जो है वो आपका फायर हो गया, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट जो है ये आपके अर्थ एलिमेंट हो गए, और जो वेस्टर्न डायरेक्शन है वो आपका स्पेस एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो घर के जो ये 5 एलिमेंट हैं, जब इनमें जो इम्बैलेंस होता है तो वो पर्टिकुलर इम्बैलेंस जो है हमारे फिर शरीर में हमारे उस चक्रा को जो है इम्पैक्ट करता है, और उसकी वजह से फिर जो मैंने अभी पूरा का पूरा प्रोसेस, अगर जो वो 5 एलिमेंट में इम्बैलेंस होगा तो घर की एनर्जी खराब होगी, फिर हमारी एनर्जी खराब होगी, और अल्टीमेटली फिर उसके जो जो भी रिperकशन होंगे, जो भी उसके आउटकम होंगे, वो हमें जीवन में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए जब आप अपनी, अच्छा देखिए क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी एक घर में कोई रह रहा है, उसको बहुत परेशानी आ गई, कोई दूसरा रहने आ गया, उसको उतनी परेशानी नहीं आती है। इट ऑल डिपेंड्स कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है। अगर सामने वाले की एनर्जी, उसका ऑरा अगर बहुत स्ट्रांग है, तो वो अगर किसी खराब घर में भी रहेगा, हाँ, खराब घर में रहेगा तो वो उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन में जरूर रहेगा, उसको थका देगा, उसको परेशान कर देगा उस तरीके से। लेकिन अगर उन लेट्स से कि अगर वो रोज मेडिटेट करते हैं, रोज वो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं, तो वो घर उतना उनको परेशान नहीं करेगा, वर्सेस कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसका ऑरा पहले से ही वीक है, वो गया ऐसे किसी घर में रहने जहां पे वास्तु दोष है, तो अब क्या हुआ कि उसके लिए वहां पे प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, इसका मतलब यही कि जैसा हमारे शरीर के अंदर है वैसे ही हमारे शरीर के बाहर है। जिस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, वैसे ही हमें हमें अपने सराउंडिंग की एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा।
जब ये दोनों चीजें आपस में सिंक में काम करती है, जैसे मान लीजिए आप न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, तो आपके न्यूमरोलॉजी यूज करने से आपके जीवन में फायदा आएगा, चमत्कार होगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं तो उसका भी जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी आपके जीवन में आएगा। ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जिसमें वास्तु दोष है। आपने अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन कराया, आपने अपनी न्यूमरोलॉजी से सारी चीजें फिक्स की। अब एनर्जी लेवल पे आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे, बिकॉज धीरे 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 जो भी न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन है वो आपको उस डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब क्या हुआ कि वो घर आप देखेंगे ना, वो घर आपसे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल पे अब आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। अब उस घर का इम्पैक्ट नेगेटिव है। देखेंगे कि आप मान लीजिए किराए पे रहते हैं, एकदम से मकान मालिक आएगा, बोलेगा भाई आप घर छोड़ के चले जाओ, मेरा कोई रिलेटिव आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आपको वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब किसी नए घर में जब आप जाएंगे तो आपको अच्छा ही घर मिलेगा, क्योंकि कि नाउ यू आर वाइब्रेटिंग एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव। तो आप कैसे घर को अट्रैक्ट करेंगे? तो एक पॉजिटिव घर को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें ना आपस में इंटरलिंक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एनर्जी। अगर आपने अपनी एनर्जी फिक्स की तो सराउंडिंग की एनर्जी या तो फिक्स होगी, आप किसी को बुला लेंगे वास्तु करने के लिए, या फिर उस प्रीमाइसेस से आप बाहर निकल के किसी ऐसे प्रीमाइसेस में चले जाएंगे जहां पे एनर्जी अच्छी है, वास्तु दोष उतने ज्यादा नहीं है या बहुत कम है। ठीक है? तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसको हमेशा आप तो इसीलिए अपनी एनर्जी पे फोकस ज्यादा होगा। वास्तु भी आपकी एनर्जी को ही फिक्स करता है, और जीवन में जितने भी चमत्कार होंगे, जितनी भी समस्याएं आएंगी, वो इन्हीं दोनों चीजों की वजह से ही आएगी। ठीक है? हमेशा आपकी वजह से ही आएगी। मतलब आपके थ्रू ही वास्तु जो है वो काम करता है। तो इसीलिए यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा आपके शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। और अगर हम ब्रह्मांड को फिक्स करते हैं तो वो हमारे शरीर में एनर्जी को फिक्स करने में भी मदद करता है। और इन पैरेलल हमें अपने शरीर की एनर्जी को फिक्स करने की डायरेक्शन में भी काम करना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली गोल जो है वो गोल वही। ठीक है? ये समझा क्यों वास्तु यूज करना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में फिर से, ताकि मुझे लगे कि आप लोग हैं प्रेजेंट। यस या नो एक बार चैट बॉक्स में वो करेंगे। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हमने समझ लिया कि क्यों वास्तु। अब हम समझते हैं कि वाई देवता वास्तु। ठीक है? देवता वास्तु का जो सबसे बड़ा देवता वास्तु का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो यही है कि हम अपने प्रिमाइसेस को एनर्जी लेवल पे और कितना ज्यादा समझ सके। ठीक है? देवता वास्तु का सबसे बड़ा पर्पस है, जैसे अभी हम लोगों ने इड़ा पिंगला और सुषुम्ना की बात कर ली। अभी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना से भी बियॉन्ड क्या हम जा सकते हैं? क्या हम इड़ा पिंगला सुषुम्ना के बियॉन्ड जाके भी एनर्जी को समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते हैं? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, हम अपनी बात करें, जैसे मैंने कहा ना यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी में क्या होता है? फिजिकल बॉडी होती है, एनर्जी बॉडी होती है। और उस एनर्जी बॉडी में अगर हम और डीपर गए तो फिर क्या होगा? 72,000 नाड़ियां, पंचकोश जो है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। डिफरेंट डिफरेंट मन की जो अवस्था है, हम लोग अभी पंचकोश के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि आपकी फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी के बाद एनर्जी बॉडी है, और उस एनर्जी बॉडी में भी और डीपर जाया जा सकता है अन्नमय पंचकोश के माध्यम से, और उसको और ज्यादा डीपली समझा जा सकता है। तो ऐसे ही जब हम लोग घर के वास्तु की बात करते हैं तो घर के वास्तु में हमारे टू एस्पेक्ट हैं, एक फिजिकल वास्तु और एनर्जी वास्तु। फिजिकल वास्तु के लिए जैसे मैंने बताया 5 एलिमेंट और बाकी की चीजें हैं, जो फ्री कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब मनीष के मौर्य चैनल पे। आप जाके वो फ्री कोर्स देखिए, फिजिकल घर का फिजिकल वास्तु पूरी तरीके से आप कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे, रेमेडीज वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। एनर्जी वास्तु में अब क्या हुआ? हमने ईड़ा पिंगला सुषुम्ना
रिजल्टेंट फोर्स की बात की, एक लेवल तक हम चीजों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। जब हम अपने घर के फिजिकल वास्तु को फिक्स करते हैं, जैसे अगर हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करते हैं, साउथ ईस्ट में कोई प्रॉब्लम है उसको फिक्स करते हैं, तो क्या होता है, जब हम ये प्रॉब्लम्स फिक्स करते हैं तो क्या होता है कि हमारी एनर्जी बॉडी, जो वास्तु पुरुष की जो एनर्जी बॉडी है, वो भी बैलेंस होनी शुरू होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छा क्लीन खाना खाते हैं, जंक फूड नहीं खाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी पे काम कर रहे हैं। आपने कोई बंधा लगा दिया, योगा कर लिया, ठीक है, प्राणायाम किया, तो वो आप क्या करते हैं, अपने फिजिकल बॉडी पे उसको करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहाँ आता है, उसका इम्पैक्ट हमारे एनर्जी बॉडी पे आता है। अगर मैं प्राणायाम करता हूं तो मेरे चक्रास बैलेंस होते हैं। चक्रा दिखता थोड़ी है हमारे शरीर में, वो तो एनर्जी बॉडी का हिस्सा है। अगर मैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करता हूं तो मेरी जो 72,000 नाड़ियां हैं उनमें शुद्धि आनी शुरू होती है। तो वो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, या जो हम ये प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या हम अच्छा खाना खा रहे हैं, शाकाहारी भोजन ले रहे हैं, फ्रेश खाना खा रहे हैं, मीठा बहुत नहीं खा रहे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली अपनी फिजिकल बॉडी पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है फिजिकल बॉडी में भी दिखेगा। भाई फिजिकल बॉडी मेरा शरीर सुंदर है, मैं मोटा नहीं हूँ, हेल्दी हूँ, ये सारी चीजें, फिजिकल बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन आपको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने का मतलब क्या हुआ, आपका जो मनोमय कोश है उसमें आपको अच्छा लगने लगा, आप अपने मनोमय कोश तक जाने लगे, आपको अच्छी नींद आने लगेगी। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें एनर्जी बॉडी। और फिर अगर लगातार हम इसी चीज को करते रहें तो एनर्जी बॉडी के भी बियॉन्ड, जब हमारी स्लीप इंप्रूव होती है तो हम मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को भी एक्सेस कर पाते हैं। वैसे ही सराउंडिंग, जब हमारा हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको समझते हैं, तो हमने 5 एलिमेंट की बात कर ली, फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर ली। भाई फिजिकल एस्पेक्ट में ये फिक्स कर लो, नॉर्थ ईस्ट में लाल रंग नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट में नीला रंग नहीं होना चाहिए, ये फिजिकल एस्पेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप फिजिकल एस्पेक्ट को फिक्स करते हैं, अब क्या होता है, आपकी जो जो वास्तु पुरुष है उनका ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना वो बैलेंस होना शुरू होता है। जब वो बैलेंस होना शुरू होता है तो रिजल्टेंट फोर्स जो घर में डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, वो रिजल्टेंट फोर्स फ्लो करना शुरू करता है। अब घर की एनर्जी धीरे 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 पॉजिटिव होनी शुरू होती है। एनर्जी लेवल पे भी घर जो है अब हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप योगा भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं। आपकी जो नींद की क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है। आपके अंदर अभी भी एंजाइटी है, आप अभी भी परेशान हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके एंगर इश्यूज आ जाते हैं। हो सकता है आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, डिसिप्लिन रह रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एनर्जी लेवल पे मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है मैं वो नहीं कर पा रहा। ऐसे ही घर में क्या हुआ कि एनर्जी, मैंने फिजिकल एस्पेक्ट को फिक्स किया, मेरे घर की एनर्जी डेफिनेटली इंप्रूव होगी ही होगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी जो है एनर्जी लेवल पे, मतलब सब हमने कर दिया, घर का वास्तु फिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी जो वो बात आनी चाहिए वो नहीं आती है। तब जो है ये 45 देवता पे फिर एनालिसिस शुरू होती है। तो ये चीजें करने के बाद तब जो है फिर आप 45 देवतास पे आते हैं कि नाउ ऑन द एनर्जी लेवल, अब मेरे घर की एनर्जी पॉजिटिव कर दी मैंने। देर आर टूल्स, देर आर थिंग्स जिसको यूटिलाइज करके आप वो चेक भी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद भी मेरी फैक्ट्री अगर उस तरीके से रन नहीं कर रही जिस तरीके से रन करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि मुझे इसके भी बियॉन्ड जाके और माइन्यूट लेवल पे एनालिसिस करने की ज़रूरत है। अगर मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छे से रहता हूँ, योगा कर रहा हूँ, प्राणायाम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, जंक फूड नहीं खा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी नींद अगर इंप्रूव नहीं हो रही है, उसके बाद भी मुझे एंजाइटी रहता है,
तो अब एनर्जी लेवल के भी बियॉन्ड जाके मुझे अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है, जो स्वर विज्ञान आपको उसकी कैपेबिलिटी देता है कि एनर्जी लेवल के भी बियॉन्ड जाके कैसे आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, कैसे पंचकोश को यूटिलाइज करके अपने आप को आप फिक्स करेंगे। तो अपने बॉडी पे ये सारे टूल्स हैं। घर के लिए क्या है, तो घर के लिए फिजिकल एस्पेक्ट फिक्स कर दिया, एनर्जी वाला एस्पेक्ट ईड़ा पिंगला सुषुम्ना फिक्स हो गया। अब उसके भी बियॉन्ड अगर एनालिसिस करनी है तो फिर 45 देवता आ जाते हैं। समझ में आया कि क्या जरूरत है 45 देवता की, क्यों जरूरत है? एक बार चैट बॉक्स में फिर से यस नो करेंगे। समझ में ये आया कि क्यों 45 देवता की जरूरत है? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर एस्पेक्ट नहीं समझेंगे, ठीक है, पहले दिन ही आप किसी घर में गए और आपने वहां पे 45 देवता की का रेमेडी कराना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। सबसे पहले हमें फिजिकल एस्पेक्ट को, अगर हमारे शरीर में भी कोई दिक्कत है तो पहले फिजिकल एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके बाद एनर्जी एस्पेक्ट, और उसके बाद उसके भी बियॉन्ड हम जाके चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा वाई देवता, एंड देन आज का एक लास्ट कंसेप्ट जो है, ठीक है, बैलेंसिंग एनर्जी ही जो है मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एक चीज मुझे आप लोगों को और एक्सप्लेन करनी है, जो आज तक नहीं सुना होगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर आज की क्लास हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है, लेट मी एक नया पेज ही वो कर लेने दीजिए। ठीक, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी एनर्जी की हम लोगों ने बात की, थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, शिव और शक्ति से मिलके ही ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है, बिना उनके कोई भी क्रिएशन संभव नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कुछ भी नहीं था। हमने पढ़ा है ना, ये सुना होगा कि सबसे पहले शून्य था, उसके बाद फिर अनंत ब्रह्म, आज अनंत ब्रह्मांड में मल्टीपल गैलेक्सीज हैं, मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ शिव थे, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। शिव के मन में ये इच्छा पैदा हुई कि मैं अकेला हूं, मुझे दो होना चाहिए, आई एम अलोन, आई नीड टू बी बिकम टू। जैसे ही उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई, एक शिव तत्व ये क्रिएट हुआ। शिव तत्व मतलब क्या हुआ कि पहले शून्य था। जब हम शून्य कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं ना आज अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, जब हम अनंत कहते हैं तो हमें लगता है कि उसका कोई और छोर नहीं है, लेकिन उस अनंत को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। भाई, ये अगर ये यूनिवर्स अनंत है तो वो भी एक उसकी पेरिफेरी होगी, वो हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन है, हमारे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो जो अनंत है वो भी शिव के अंदर ही आता है। तो एक पहले जब शून्य था, तो जैसे ही शिव के मन में एक इच्छा पैदा हो गई, तो शिव तत्व क्रिएट हुआ। जो ये शिव तत्व है, इस शिव तत्व ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। ठीक, एक वो तैयार, जैसे मान लीजिए अगर आपको ड्राइंग करना है, तो ड्राइंग करने के लिए जब आप पेपर लेके आते हैं, तो वो जो पेपर है वो पेपर शिव तत्व है। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब हमें इस सृष्टि का निर्माण करना है। हम कहते हैं ना कि कण कण में शिव का वास है, तो जो कण कण में शिव का वास है वो किस फॉर्म में शिव है, तो वो शिव तत्व के फॉर्म में। इसके बाद क्या हुआ कि शिव और शक्ति अलग अलग हो गए, शिव इधर, शक्ति इधर। अब क्रिएशन करना है, अब इनका आपस में जो इंटरेक्शन शुरू हुआ उससे क्रिएशन होगा। लेकिन जो ये इंटरेक्शन शुरू हुआ, ये इंटरेक्शन से जो क्रिएशन होना है उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बिना उस इंस्ट्रूमेंट के क्रिएशन नहीं होगा। तब जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, और इनके माध्यम से थ्रू दिस जो है वो क्रिएशन स्टार्ट हुई। ठीक,
हमारा जो शरीर है वो भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, हमारा जो प्लॉट है वो भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है। अगर मैं एक पर्सन को बनाऊं, यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है ये, तो जो उनका आज्ञा चक्रा है, जो आज्ञा चक्रा है, यहाँ पे शिव स्टैब्लिश हो गए। जो उनका मूलाधार चक्र है, वहां पे शक्ति स्टैब्लिश हो गई। और हमारे सबके यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा, वहां पे महाशक्ति, ठीक है, यूनिवर्सल एनर्जी। हर व्यक्ति की शक्ति अलग, जो हम कहते हैं ना प्राण ऊर्जा, हम इस प्राण ऊर्जा की वजह से तो जीवित हैं। अगर प्राण ऊर्जा नहीं होती तो हम नहीं रहते। तो जो वो प्राण है, कि देखिए शिव जो है ना, शिव शिव कांस्टेंट है, जड़ है। शिव के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट किसके अंदर है, शक्ति के अंदर है। तो जो ये प्राण ऊर्जा है वो हमारे मिडुला ऑब्लंगाटा से होके आती है, और यहाँ पे जो है शक्ति बैठी हुई है, और ब्रह्मा जी जो है, आपका जो नेवल है, वहां पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो ये प्राण ऊर्जा यहाँ से उठ के नीचे जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, वहां से शक्ति को उठा के शिव के पास लेके आती है, और जब ये यूनियन होता है तो जीवन में चमत्कार होते हैं। ठीक, इस पे बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे। क्यों मैंने ये एक्सप्लेन किया, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, सेम इसी चीज को आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। यहां पे नॉर्थ ईस्ट पे जो है वो शिव बैठे हुए हैं। आपसे ये कहा जाता है ना कि नॉर्थ ईस्ट से मेरा घर यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है। पार्शली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं, ठीक है। जैसे ही आपने एक प्रीमाइसेस, जैसे ही आपने एक प्रीमाइसेस बनाया, अब वहां पे उस प्रीमाइसेस, वो प्रीमाइसेस अपने आप में एक यूनिवर्स बन गया। उसके अंदर क्या है, ये पूरा का पूरा जितना फ्री स्पेस है, वो फ्री स्पेस जो है वो शिव तत्व है, ठीक है, उसी से क्रिएशन होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में शिव बैठे रहते हैं, साउथ ईस्ट जो है वो महाशक्ति का है, ठीक है। जो इंडिविजुअल शक्ति है घर में, वो घर के साउथ वेस्ट में बैठती है, ठीक है। और यहां पे जो है ब्रह्मा बैठे हुए हैं। जब आपके घर का साउथ ईस्ट अच्छा है, तो घर में एनर्जी का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो बहुत अच्छा है। अगर घर में साउथ ईस्ट गड़बड़ है, तो वो पूरा का पूरा जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें डिस्टरबेंस आ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एनर्जी यहीं से फ्लो करेगी, नॉर्थ ईस्ट से, ब्रह्म स्थान से होते हुए यहाँ पे जाएंगी, फिर ये वापस जो है यहाँ पे वापस आती है शिव के पास। तो यहाँ पे भी शिव और शक्ति में क्या हो रहा है, लीला हो रहा है। इसी से क्या है, घर की एनर्जी क्लॉकवाइज जनरेट होती है, और इसी वजह से फिर आपके घर में जो ब्लेसिंग है या फिर प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें आती हैं। जैसे ही आपने एक प्लॉट मार्क किया, शिव और शक्ति वहां पे स्टैब्लिश हो गए। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन क्या है, एक क्रिएशन है, तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे स्टैब्लिश हो गए। अब जो पूरा का पूरा देखिए क्या हो रहा है, कि शिव और शक्ति सोर्स हैं, लेकिन लेकिन बिना ब्रह्मा के क्रिएशन नहीं होगा। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आपने घर का निर्माण शुरू किया और घर आपका बीच में रुक गया, तो इसका मतलब है कि जो ब्रह्मा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए, जो ब्रह्म स्थान है वो गड़बड़ हो गया। अब क्रिएशन का प्रोसेस रुक गया। अगर यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा तब भी क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा, अगर यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा तब भी क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगा तब भी क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाएगा। तो अगर कोई घर बनते बनते अगर रुक गया, तो इसका मतलब है कि उसके ब्रह्म स्थान में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हो गई। और ब्रह्मा देखिए बिल्कुल प्योर एनर्जी है। ब्रह्मा जो है बिल्कुल प्योर एनर्जी, ब्रह्मा कभी इम्बैलेंस नहीं होते हैं। या तो बैलेंस रहेंगे या तो नहीं रहेंगे, दो में से एक ही काम। ब्रह्मा जो है पीले रंग की एनर्जी होती है। जैसे जब आप
कोई पौधा जब अंकुरित होता है ना, कोई बीज जब अंकुरित होता है, तो उसमें जो एकदम इनिशियल स्टेज आप देखेंगे वो हल्का पीलापन लिए होता है, वो ब्रह्मा वाली स्थिति। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर इसके बाद यहां से जो है एनर्जी पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू होती है, और इस तरीके से धीरे 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 वो कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है। फिर और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फील्ड जो है वो बनने शुरू होते हैं, जो अलग अलग हम 44 देवताओं की बात करने वाले हैं। तो जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो यहाँ वहां पे अब ये क्रिएशन कैसे होता है। अब देखिए, मैंने आपको ये क्रिएशन समझा दिया कि ओवरऑल क्रिएशन, सृष्टि के द्वारा क्रिएशन कैसे होता है। अब हम ब्रह्मा के क्रिएशन को भी समझ गए। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 44 देवता कैसे घर में बनते हैं उसके क्रिएशन को समझेंगे। एक चीज और समझने वाली है, लोग ये कहते हैं कि घर में जो फ्री स्पेस है वो स्पेस एलिमेंट है। ठीक है, जो कि पार्शियली करेक्ट है, पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। जो सृष्टि का निर्माण होता है ना, तो जब ये शिव तत्व जो है वो इनविजिबल है, लेकिन वो पूरी तरीके से आपके घर में जितना भी ओपन स्पेस है वो शिव तत्व का है, स्पेस एलिमेंट का नहीं है। बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन समझिएगा इस चीज को। ठीक है, ये किसी बुक वगैरह में आपको शिव तत्व के बारे में किसी बुक में नहीं मिलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब कभी आप अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, कहते हैं ना वास्तु का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि क्लटर फ्री होना चाहिए, फेंग शुई का भी सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि घर क्लटर फ्री होना चाहिए। जितना ज्यादा आप क्लटर अपने घर से बाहर निकालते हैं, जितना आप अपने घर में ओपन स्पेस रखते हैं, जैसे दिवाली के, अभी दिवाली बीता है, जब आप दिवाली की सफाई घर में कर लेते हैं, घर में बड़ा अच्छा लगता होगा, 2 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, बड़ा ही फ्रेश लगता होगा पूरा घर। ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने क्लटर घर से निकाला, जैसे ही आपने कूड़ा कचरा घर से निकाला, वैसे ही क्या होता है कि जो शिव तत्व है घर में क्या हुआ, अब ओपन स्पेस बढ़ता चला गया। जितना ओपन स्पेस बढ़ेगा उतना ज्यादा जो है आपका क्या कहते हैं, शिव तत्व आना शुरू होगा। और शिव तत्व क्या है ना, ये मदर है, मदर ऑफ ऑल एलिमेंट। जब हम पंच तत्वों के क्रिएशन की प्रोसेस को समझते हैं, पंच तत्व के क्रिएशन का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे होता है। 1 मिनट दीजिए मुझे। Let me stop this. ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे। तो जब आप घर को अपने साफ सुथरा करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि शिव तत्व की मात्रा जो है घर में वो बढ़ जाती है। जो पंच तत्व आपने ये पढ़ा होगा कि स्पेस एलिमेंट, उससे फिर जो है वाटर बनता है, वाटर से जो है फिर एयर बनता है। ठीक है, एयर से फिर जो है अर्थ बनता है, और सॉरी, एयर से फिर फायर बनता है, फायर से फिर अर्थ बनता है, और अर्थ से फिर वापस से स्पेस एलिमेंट बनता है। लेकिन पता है, इसके भी ऊपर व्हेन जब ये सृष्टि बनी तो एक जो शिव तत्व क्रिएट हुआ, शिव तत्व जो है वो मदर ऑफ ऑल एलिमेंट है। मदर ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या मतलब हुआ कि शिव तत्व जब और ज्यादा, अब जैसे शिव तत्व एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे है, जब थोड़ा और वो सटल हुआ तो आकाश की रचना हुई, और आकाश से फिर बाकी के एलिमेंट क्रिएट होने शुरू हुए। लेकिन शिव तत्व क्या है? मदर एलिमेंट। मदर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि पूरे घर में जितना ज्यादा शिव तत्व रहेगा, हर एलिमेंट को वो पावरफुल करेगा। हर एलिमेंट के रूट में, हर एलिमेंट के क्रिएशन में जो है वो शिव तत्व है। तो जितना ज्यादा शिव तत्व हमारे घर में रहेगा, उतना ज्यादा हमारा जितने भी एलिमेंट है उनको सबको पावर मिलेगी। तो अगर हम क्लटर नहीं रखते हैं अपने घर में तो शिव तत्व बढ़ता है, उसकी वजह से सारे एलिमेंट इंप्रूव होते हैं, उसकी वजह से 5 एलिमेंट इंप्रूव होने से हमारे 5 एलिमेंट बैलेंस होते हैं, और हमें अच्छा लगता है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर आप वाइट कलर यूज करते हैं पूरे घर में, ठीक है, वाइट कलर जो है वो स्पेस एलिमेंट का है, और स्पेस एलिमेंट को थोड़ा सा अगर हम और पीछे लेके जाएं तो वो शिव तत्व के फॉर्म में क्रिएशन होता है। तो अगर हमारे घर का पूरा कलर, अगर हमारे घर का एक न्यूट्रल कलर क्रीम या वाइट होता है, तो वो भी मदद करता है
शिव तत्व के और ज्यादा फॉर्मेशन में, और फिर वो मदद करता है बाकी के एलिमेंट को पावरफुल करने में। तो बट नेचुरली आपके घर का जो कलर है वो या तो लाइट, मतलब लाइट बिल्कुल लाइटिश येलो जैसा होना चाहिए, या क्रीम हो गया, या बिल्कुल व्हाइट सबसे अच्छा है। ठीक है। लेकिन आप ये समझिए, शिव तत्व के कंसेप्ट को जरूर समझिए। ये किसी बुक में नहीं लिखा है, ये किसी वेबिनार में आपको नहीं मिलेगा। आपने वास्तु, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा वास्तु पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना सुना होगा इसके बारे में, लेकिन शिव तत्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसी से सारी चीजें, पूरी सृष्टि का क्रिएशन उसी से होता है। तो जब हम घर बनाते हैं तो एक नई सृष्टि बना रहे हैं। तो शिव तत्व के कंसेप्ट को कभी मत भूलिए। क्लटर अगर आप हटाते हैं, शिव तत्व, आप जितना भी फ्री स्पेस हमारे घर में है वो शिव तत्व है, और वो फिर मदर ऑफ ऑल एलिमेंट है। जितना शिव तत्व इंप्रूव होगा उतना बाकी के एलिमेंट्स हमारे इंप्रूव होंगे, और फिर आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा एक वो था कि शक्ति की प्लेसमेंट स्वादिष्टान चक्र में, बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा ये एक प्रयास था। आज की जो क्लास थी वो एक, आप समझ लीजिए कि ये फाउंडेशन है आपकी, ताकि आप बड़े पिक्चर को, मैंने पहले भी कहा आपसे कि आप बाहर निकल जाइए, वो 45 देवता, ये एलिमेंट, वो एलिमेंट, आप बड़े पिक्चर को देखने को समझने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से जो है शिव तत्व जो है वो डिफाइन होता है, और इस तरीके से आपके शिव शक्ति डिफाइन होते हैं, और इस तरीके से फिर ओवरऑल सृष्टि, चाहे हम घर बना रहे हैं चाहे ओवरऑल हम सृष्टि की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक फाउंडेशन क्लास हो गई आज की। आज आपका वो फाउंडेशन स्टैब्लिश हो गया। कल जब हम मिलेंगे, तो अब हम लोगों ने ब्रह्मा तक के क्रिएशन की बात कर ली। कल जब हम लोग मिलेंगे तो ब्रह्मा और उसके आगे की जो क्रिएशन होंगी, 45 देवता कैसे बनते हैं उनकी बात करेंगे। फिर एक एक करके देवता को लेंगे, थोड़ा उसका डिस्कशन करेंगे, क्या उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या उनके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, कैसे वो हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, और क्या उनको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में फीडबैक देंगे कि समझ में आई आज की क्लास, थोड़ा ऐसे लाइट सा जला दिमाग में, थोड़ा ऐसे बेटर, थोड़े समझदार बने, हम वाइज बने। ठीक है।